रोल नंबर 12, 11 तक हो गए बेटा। एकदम आराम से करेंगे, प्रॉब्लम कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, बुक आ गए कल शायद, एक ही मिनट। हाँ, 1-2 मिनट विचार तो काल दिले का। तब तक प्रॉब्लम पढ़ लो बेटा अच्छे से, सब लोग पढ़ो जिनके पास नहीं है बुक है, सारे के सारे। चलो, हो गया क्या बेटा? लेक्चर थांबलाय. हा बुक्स आलेले आहेत, पण प्रॉब्लेम असा आहे 10,000 भरलेले मुलं त्यांना द्यायचे का पार्टी? नाही नाही नाही. बाकी ओव्हरऑल सिया वगैरे असेल ना तर क्लासमध्ये असं ऑन आहे, माईक ऑन आहे, तर क्लासमध्ये असं अनाउन्स. चला, हॅलो बेटा, ज्यांची फीस कंप्लीट आहे त्यांनाच सगळे बुकलेट इश्यू करायला सांगितले होते, तर तुमच्यापैकी ज्यांची कंप्लीट आहे आणि इश्यू नसेल प्लीज कलेक्ट करा फास्ट, किंवा ऍटलीस्ट हाफ तरी कंप्लीट करा फीस. मॅम कडे चेक करा, मला नाही माहित हाफ आहे का फुल. चलो तैयार हो जाओ, बाकी सब लोग ड्रॉ करके. प्रॉब्लम काफी बढ़िया है, आधा पौन घंटा लेगा तो भी चलेगा. इन द बुक्स ऑफ, इसका नाम दिया है श्री गावस्कर. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20. ये मैं खाली डेकोरेशन कर रहा हूं तब तक. उसके बाद ये ट्रेडिंग है, ये P&L ड्रॉ किया हुआ है. बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च.
20, उसके बाद है बेटा, बस इतना ही है सब कुछ। हमें सर सर अपने को ना जेबी का हिसाब कंप्लीट करना है, बहुत दिनों से पेंडिंग रह रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आज प्रायोरिटी बेसिस पे सीए फाउंडेशन का मेरे को दे देना ना। आगे क्या सब लोग? चलो, हाँ, पहले ट्रायल बैलेंस तो सभी को आता है, उस हिसाब से आंसर बोलिए। कैश इन हैंड कहाँ पे होता है बोलो बेटा? एसेट। कैश एट बैंक, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट। फर्नीचर क्या होता है बेटा? एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है बोलो? ए पी एंड एल। एसेट होता है इक्विपमेंट। बिल्डिंग, एसेट। मोटर कार, एसेट। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लाइबिलिटी। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड आरडीडी है, या तो डेबिट में से माइनस होगी या तो अकाउंट कर देंगे डायरेक्ट उसका। परचेस, ट्रेडिंग डेबिट। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। सैलरी, पी एंड एल डेबिट। रेंट फ्रॉम गोडाउन, पी एंड एल डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, बोलो। लोन इंटरेस्ट दिया है हमने, खर्चा है, खर्चा है बोलो, पी एंड एल डेबिट। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पी एंड एल डेबिट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बोलो भैया। अरे क्या है? हाँ, पी एंड एल डेबिट, खर्चा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, पी एंड एल क्रेडिट। फ्रेट, बोलो, ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, पी एंड एल डेबिट। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पी एंड एल डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पी एंड एल डेबिट। इंश्योरेंस, पी एंड एल डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस, पी एंड एल डेबिट। बैड डेट्स, पी एंड एल डेबिट, या अकाउंट में भी लिख सकते हो। बैंक चार्जेस, बोलो, पी एंड एल डेबिट। मोटर कार एक्सपेंसेस, पी एंड एल डेबिट। कैपिटल लाइबिलिटी, ठीक है। अब बेटा एडजस्टमेंट देखो, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर पे बोला है, और यहाँ पे फर्नीचर में और एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, देखो क्या है। फर्नीचर एंड फिक्चर ऑफ 10% डेप्रिसिएशन बोला है। वन स्टील टेबल परचेस फॉर द ईयर 14,000 was sold for rupees same price
but the sale proceed was wrongly credited in sale account. एक टेबल परचेस किया था उन्होंने और गलती से उसकी एंट्री सेल में कर दी, मतलब परचेस करके सेल कर दिया था तो गलती से उसकी एंट्री सेल में कर दी, तो सेल में एंट्री होने से आपके सेल बढ़ के दिखेंगे और सेल का इनडायरेक्ट इफेक्ट डेटर्स पे भी होता है, ठीक है, तो वो करेंगे और फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है। फिर बोलो ऑफिस इक्विपमेंट 15% है, उसका डेट दे दिया, परचेस ऑफ टाइपराइटर रॉन्गली इंक्लूड इन परचेस। अगेन टाइपराइटर परचेस किया पर गलती से कहां पे चला गया, परचेस में, तो परचेस में से क्या होगा बेटा, माइनस, फिर उसका इंपैक्ट क्रेडिटर्स पे भी होगा, राइट, और फिर टाइपराइटर पे डेप्रिसिएशन आएगा। मोटर कार पे दिया, तो ये एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम की सबसे आईएमपी ध्यान से करना है। आगे देखो क्या दिया है, ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, 2 months गोडाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो बेटा अभी गोडाउन रेंट प्रॉब्लम में कितना दिख रहा है जरा देखो, 55 दिख रहा है, बराबर है बेटा, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग यानी कितने महीने का होगा वो, 10, तो 10 महीने का 55, तो 1 महीने का 500 हुआ, तो 2 महीने का बेटा 11,000 होगा कि नहीं, तो व्हाट आर द टू इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी, डन। अब आगे बढ़ते हैं, interest on loan from Vishwanath is payable 12% per annum. This loan was taken on 1st May. तो देखो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, विश्वनाथ का लोन कितने रुपए का है, देखो प्रॉब्लम में लोन फ्रॉम विश्वनाथ का अमाउंट देखो बेटा, दिखा गया 3 लाख है, बोर्ड पे ध्यान दो, 3 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है बेटा, 12%, और कब लोन लिया, 1st में, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बोलो 1st में यानी 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, 11 महीना, तो निकालो बेटा कितना आता है, कितना आया, 33,000 आया। आपके प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन विश्वनाथ लोन दिया है क्या, देखो दिया है, कितना दिया है जरा चेक करो, 27, इसका मतलब आप 33 देना चाहिए था, आपने 27 दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग कितना है, देखो पेड कितना कर दिया बेटा, 27, यानी अनपेड कितना है बेटा, 6, तो अनपेड जो 6 है इसको क्या बोलोगे आप, आउटस्टैंडिंग, तो 2 इफेक्ट 27 के हो गए या 6 के होंगे, 6 के, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐड इन एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट एडजस्टमेंट अच्छी थी ये वाली, आगे देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट या RDD अकाउंट में लिख देंगे उसको, और ये और एक अच्छी एडजस्टमेंट है लास्ट वाली, कोशिश करता हूं समझाने की, आता है क्या देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स द लाइफ पॉलिसी ऑफ द ओनर एंड बैलेंस चार्जेस फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून। अभी ये बहुत लाजवाब एडजस्टमेंट है और एक इस प्रॉब्लम की, तो बेटा इंश्योरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, सॉरी इंश्योरेंस कितना है देखो, 55,000 दिख रहा है, प्लीज सब लोग ध्यान दो, ये वर्किंग नोट लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये उसकी है विश्वनाथ। अभी देखो सबसे बढ़िया नोट है वो है कौन सी वाली, इंश्योरेंस, तो जरा ध्यान दो सब लोग, बेटा प्रॉब्लम में टोटल इंश्योरेंस कितना दिया है, 55, टोटल कितना दिया है 55, इसमें का 40,000 ओनर का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो बिजनेस में लिख सकते क्या अपन, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस, तो अभी बिजनेस का इंश्योरेंस कितना हो गया 15। अब बेटा जो LIP इंश्योरेंस में से माइनस हो गया, ये ओनर का यानी ये ड्राइंग्स है कि नहीं, तो ड्राइंग यानी किस में से माइनस होगा, ये कैपिटल, पर्सनल इंश्योरेंस यानी क्या होता है, ड्राइंग, ड्राइंग किस में से माइनस होगा, कैपिटल। अब ये जो बचा हुआ है बेटा ये बिजनेस का है, ये किसका है, बिजनेस का, यानी ये P&L में दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस इंश्योरेंस में भी लोचा क्या है, ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का है, यानी 15 महीने का है कि नहीं बेटा, कितने महीने का है, 15 महीने, तो 15 महीने का आप लिख सकते हो या 12 महीने का, तो 3 महीने का क्या हो गया प्रीपेड, 15 महीने का 15,000, तो 3 महीने का 3,000, तो बेटा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आया कि नहीं 3,000, हाँ या ना बोल दो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आया 3,000। अब प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस
बैलेंस शीट आज से। कैसे लगा अभी तक का प्रॉब्लम, बोलो। मजेदार है? चलो इतना लिख लो, ये ऐसा प्रॉब्लम सेम 15 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। ये 2 वर्किंग नोट लिख लो, फिर हम पूरा प्रॉब्लम एकदम आराम से, एक ही प्रॉब्लम चलेगा अच्छे से। ये लिख लो पहले। सांगितलं नाही कंटेन्सिबिलिटी, नाही नाही, इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि कोणती राज्यव्यवस्था असावी, आमच्या देशाचा राज्यकारभार कसा व्हावा हे ठरवणार कोण? आतापर्यंत गुलाम होता इंग्रजांचा. देन पूर्ण देशाला सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन साठी संविधान मदत करते. यूज इन युअर इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्ली. एखादा क्वेश्चन जर आला की संविधान सभा ही आलेला आहे. सत्तेमध्ये नव्हते. एम्पॉवर म्हणजे काय? सक्षमीकरण करणे. कोणाला सक्षम कर, जो मागे होता, सत्तेपासून लांब होता, मेनली कोण? हे तर नाही कसं, म्हणजे हे तर इकॉनॉमिकली विकत सेक्शनला पण आपण चान्स दिलेला आहे. पॉलिटिक्स काय झालेलं आहे, ज्याच्याकडे पैसा आहे तो निवडणूक लढवेल, और रिसोर्सेस जास्त आहेत तो पोस्ट काढेल. त्या किती झाला त्याला? नाही, नाही, तेवढी दशक झाले असतील. त्या रिलेव्हंट होत्या, त्या व्हॅल्यूज आता सुद्धा रिलेव्हंट आहेत, म्हणून आपण त्या डिबेट्सला रेफर करतो. दुसरी गोष्ट, बऱ्याचदा तो संविधान सभेच्या आपली सोसायटी सुप्रीम कोर्ट ज्याला गरज आहे तो, ऑल दिस व्हॉल्युम्स आर प्रिझर्वड, त्यांना आज सुद्धा रेफर केलं जातं. कोण काय बोललं, कोणी बघा
थोडे हा खोला त्यांनी हो गया क्या? इंश्योरेंस का लिखा सबने? चलो, आपको जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो भी समझाने की कोशिश कर देता हूं, अगर समझे तो। नहीं तो फिर P&L में भी किया तो चलेगा उसको डायरेक्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। इंश्योरेंस लिख दिया सबने? चल, नहीं लिखा? एक ही प्रॉब्लम होगा, एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हुआ? नहीं? झालंय का? ओके, चलो यहाँ पे देखिए बेटा, यहां से शुरुआत करते हैं। कैश इन हैंड कहां पे लिखो बेटा, बोलो? एसेट लिख दो, एसेट में सब लोग। कैश इन हैंड 14,000। कभी भी करंट एसेट मिडल से नीचे लिखना होता है। कैश इन हैंड 14,000 लिखा सबने? उसके बाद क्या है देखो, कैश एट बैंक, ये भी एसेट है। बोलो कितना अमाउंट है? 26,000, 26,000। कैश एट बैंक 26,000। डन। आगे नेक्स्ट देखिए, सन्डी डेटर्स क्या है बेटा? एसेट। तो अभी सन्डी डेटर्स जो एसेट है हमारा, उस पे आगे चल के हमको इसमें से क्या माइनस करनी है? प्रोविजन वगैरह और वर्किंग नोट के हिसाब से। तो अभी के लिए इसको कहां पे लिखोगे आप? इनर कॉलम में। तो बोलो बेटा सन्डी डेटर्स कितना है प्रॉब्लम में? 8,60,000। तो 2 मिनट के लिए सन्डी डेटर्स इधर लिख दो, 8,60,000। 8,60 है ना बेटा? हाँ। आगे नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, ओपनिंग स्टॉक कहां पे होता है? ट्रेडिंग डेबिट। इधर आ जाओ, कितने का है ओपनिंग स्टॉक? 6,20,000। ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। डन। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सर है। तो फर्नीचर एंड फिक्सर पे आगे चल के एडजस्टमेंट भी आने वाली है। आगे नहीं, दो दो एडजस्टमेंट है। कौन सी आने वाली है? एक तो टेबल वाली आएगी, बराबर है। तो फर्नीचर फिक्सर फिलहाल कितने का है, खाली उतना बोल दो। देखो सब लोग ध्यान दो, आपको समझने के लिए। फर्नीचर एंड फिक्सर 2,14,000 का है। अब उसके बारे में क्या सेंटेंस था, जरा पढ़ो सब लोग। आ जाने तो बाद में पढ़ेंगे, चलो चलो, ज्यादा अचानक त्रास हुई। 2 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन। हाँ, फर्नीचर के बाद क्या है बोलो? ऑफिस इक्विपमेंट, बराबर है। उस पे भी एडजस्टमेंट दो दो आने वाली है, उसको इनर कॉलम में लिख दो। कितना है बेटा? 1,60,000, 160। ऑफिस इक्विपमेंट 160। डन। आगे बोलो बच्चा। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग बोलो? 6 लाख।
लिखते जाओ, एकदम स्लोली लिख रहा हूं मैं सब चीजें। आगे बोलो। मोटर कार, अब मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ पे आ गया मैं। बोलो, मोटर कार पार्किंग में आ गई नीचे, बोलो। 2 लाख। आगे। सनी क्रेडिटर क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, कितना है क्रेडिटर्स? 430। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में जाने दो। आगे बेटा। लोन फ्रॉम विश्वनाथ पे एडजस्टमेंट है इन कॉलम में, बोलो बेटा। लोन कितने का है? 3 लाख। आगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड वाली है। ये देखो, मैं यहाँ पे जस्ट अकाउंट बना के रखता हूँ, बाद में आपको समझा दूंगा। इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। कल याद है, कल या परसों बताया था। प्रोविजन इज एसेट और लाइबिलिटी बेटा। अरे कोई भी प्रोविजन लाइबिलिटी होती है गधे लोग, और क्रेडिट बैलेंस है फिर भी एसेट बोल रहे हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या है? लाइबिलिटी। तो इसको यहाँ पे लिख के रखो पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? नहीं बोलोगे? 30,000। हो गया? आगे बोलो बेटा। परचेसेस। परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में लिख दो, उस पे 2 एडजस्टमेंट आने वाली है, 2 लाइन छोड़ दो। बोलो कितना है बेटा परचेसेस? 14 लाख। परचेस रिटर्न, परचेस में से क्या होता है बेटा? माइनस। कितना है बोलो? 26। अभी वैसे ही रहने दो इसको। नेक्स्ट बोलो। सेल्स। बोलो बेटा सेल्स। 23 लाख। इस पे भी 2 एडजस्टमेंट आने वाली है, बोलो। सेल्स के बाद रिटर्न माइनस कर दो, बोलो बेटा कितना है? 42,000। आगे। सैलरी। सैलरी कहां पे जाती है बोलो? टू सैलरी P&L डेबिट। अमाउंट बोलो। 1,10,000। आगे। रेंट फॉर गोडाउन कितना है बेटा? उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? है क्या? 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, तो इनर कॉलम में लिख दूं रेंट फॉर गोडाउन 55। गोडाउन छोटा कर दिया मैंने, हाँ। आगे बेटा। इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 27। आगे बच्चा। हाँ, उस पे है कुछ? नहीं ना? आउटर कॉलम बोलो कितना? 21। आगे बच्चा। डिस्काउंट अलाउड कितना बेटा? 20। आगे। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 16। पुढे बेटा। हाँ, फ्रेट ऑन परचेस यानी बेटा कैरेज इनवर्ड, तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। अमाउंट बोलो। 12,000। आगे। कैरेज
आउटवर्ड, अमाउंट 20 क्या? आगे नेक्स्ट, ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होती है? माइनस। कितनी है बेटा? 1,20,000। आगे बच्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी कहां पे आता है? पी एंड एल। बोलो अमाउंट। हाँ, 18। आगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कितना है? आगे, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट थी, कितना दिया है? बोलो 55। 2 लाइन छोड़ दो। आगे बेटा, कितना है? 30। 30 ना? जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। आगे बोलो बेटा, कितना है? 20। इसको अभी पुरता यहाँ पे लिखो, नहीं तो वहां पे भी लिख सकते हो पी एंड एल डेबिट। ये आपको समझे इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। दोनों वे से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। बैंक चार्जेस पी एंड एल डेबिट, बोलो कितना है? 16,000। आगे बेटा, मोटर कार एक्सपेंसेस कितना? 36। आगे बच्चा, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी कितना? आगे इतना ही है। चलो कौन किसका रह गया तो लिख लो फटाफट, फिर मस्त पे कि सारे एडजस्टमेंट करेंगे। ट्रेडिंग में कुछ रह गया लिख लो, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब लिखो, फिर एक साथ करेंगे। क्या बेटा? हाँ, तो किसका ट्रेडिंग रह गया होगा तो पहले ट्रेडिंग देखने दो। ये ट्रेडिंग लिखा, ये पी एंड एल, और ये बैलेंस शीट, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कोई गड़बड़ नहीं करना है, सारी एडजस्टमेंट एकदम आराम से करनी है बेटा। हो गया बेटा सभी का? ऑल ऑफ यू रेडी? चलो अब हाँ, बैलेंस शीट देख,
पूरा टाइम लो, कोई गड़बड़ नहीं। पहाड़ी एरिया में अब जो है हमको एक एक एडजस्टमेंट बिना गड़बड़ के बिल्कुल परफेक्टली समझते हुए करना है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, पढ़ो सब लोग। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ एसेट पे डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है और कुछ एसेट पे कह के आपको समझ के लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहली एडजस्टमेंट पढ़ने को ले रहा हूं मैं। देखो क्या है इसमें बोला है, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st एंड बैलेंस शीट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%। बेटा बिल्डिंग तो इजीली कर सकते हैं, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप आ जाओ बिल्डिंग पे, सब लोग बिल्डिंग के नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 5%। एसेट में है बिल्डिंग, कितने की है बेटा? 6 लाख की है, तो उसका 5% कितना आएगा? 30,000। डेप्रिसिएशन एक साथ लिख देंगे हम नोट करके, पहले एसेट में से माइनस करते जाओ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चा लेस डेप्रिसिएशन कितना टक्का बेटा? 5, 30,000। तो आउटर में कितना आएगा? 570। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? इसका दूसरा इफेक्ट P&L को देने वाले पर एक साथ दे देंगे, जगह नहीं है बोल के, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट किस पे डेप्रिसिएशन बोला है भाई? पढ़ो सब लोग। फर्नीचर पे बोला है, पर उसमें क्या बोला है कि वन टेबल फर्नीचर परचेस फॉर द ईयर 14,000 was sold for same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। आपने एक फर्नीचर बेच दिया पर गलती से उसको सेल्स में लिख दिया। तो फर्नीचर बेचने से फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? तो फर्नीचर में से पहले क्या करूंगा मैं? माइनस। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्नीचर कितने का दिख रहा है? 214। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेस सेल। कितने का सेल किया बेटा? 14, ठीक है। तो मेरे फर्नीचर की ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई बेटा? 2 लाख। अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो 214 पे हो गया, 2 लाख पे, 2 लाख पे लेस डेप्रिसिएशन कितना टक्का बेटा? 10%, 20,000। तो बेटा 2 लाख का 20 कितना हो गया? 180, 180 डन। 81। अब बेटा ये जो 14,000 सेल हुआ वो गलती से कहां पे चला गया था? सेल्स में। तो वो सेल ऑफ गुड्स है क्या? नहीं है, तो सेल्स उससे कम करने पड़ेंगे। तो सेल्स में से क्या होगा? माइनस। तो ऊपर आ जाओ ट्रेडिंग क्रेडिट में। पहले लिखा सबने बेटा? लिखा क्या? ऊपर से जाओ, यहाँ पे लिख दो लेस सेल ऑफ फर्नीचर। इससे लेस क्यों करे? क्योंकि इसमें इंक्लूड है वो, इसलिए। बोलो आउटर में कितना आ जाएगा सेल? 23 में से 56 गए, 2244 क्या बेटा? 2244 बराबर है, प्लस माइनस ठीक देख लो बाबा। 2244 डन हो गया क्या? अब बेटा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है देखो। ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन बोला है, कितना बोला है बेटा? 15%। पर उस पे भी एक एडजस्टमेंट है कि इस साल एक टाइपराइटर परचेस हुआ था जो गलती से परचेस में चला गया, बराबर है। तो टाइपराइटर तो ऑफिस इक्विपमेंट में होना चाहिए,
तो ऑफिस इक्विपमेंट में क्या करूं, परचेस कितना ऐड करूंगा, तो मैं इधर आ जाऊंगा, ये रहा मेरा ऑफिस इक्विपमेंट, इसमें बोलूंगा ऐड टाइपराइटर। कितना है बेटा टाइपराइटर, बोलो 40। तो मेरे टाइपराइटर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 लाख। अब इस पे डिप्रिसिएशन कितना टक्का लूं, बोलो 15 बोला गया, तो ये आ जाएगा बेटा 30, आउटर में 170, 170। अब जो बेटा ये टाइपराइटर परचेस में इंक्लूड हो गया था, इसका मतलब मेरे परचेस ज्यादा दिख रहे थे या कम, तो परचेस में से क्या होगा, माइनस, परचेस में से होगा माइनस। यहां पे लिख दिया अच्छे से, लिखा गया अच्छे से। तो मैं बेटा इसको परचेस में से क्या करूंगा, माइनस। लेस टाइपराइटर, कितना रुपए बेटा टाइपराइटर, 40। बोलो परचेस आउटर में कितने आएंगे, कितना, 13 लाख, 1334, 1334, 1334, 13,34,000। डन। अब बेटा उसके आगे जाना है हमको, मजा आ रहा है अभी तक। अब और किस पे डिप्रिसिएशन बोला है, मोटर कार पे बोला है क्या, कितना बोला है, 20%। ये रही मोटर कार, लेस डिप्रिसिएशन, 40,000 आएगा बेटा, ये हो गई 160, 160। डन। अब सारे डिप्रिसिएशन की टोटल करके P&L में लिख देंगे, जितने भी है, मोटर कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ काय बेटा, टाइपरायटर इथं नसतो वर्गात, टाइपराइटर दाखवा। सब डिप्रिसिएशन का टोटल करो। देखो बेटा फर्नीचर का है 20, ऑफिस इक्विपमेंट का 30, 20, 30, 50, बिल्डिंग का 30, 80, मोटर कार का 40, एक 20 हो गया। देख लो एक बार, एक 20 हुआ क्या, डायरेक्ट लिख दो टू डिप्रिसिएशन P&L में, एक 20 चाहिए तो ब्रैकेट में लिखो बाइफरगेशन, नहीं जरूरत वैसे। बराबर की क्या बेटा टोटल मैंने, ओए पब्लिक टोटल बराबर है, हाँ। तो इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, बेटा टोटल बराबर की क्या, कितनी, 1 लाख, टू डेप्रिसिएशन 120, लिख दिया, सबने लिखा क्या भाई, चलो अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट आगे की एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। लिख दो यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 440, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 440, 440 बाय क्लोजिंग, अरे सॉरी पे देवा, कसं होणार, क्लोजिंग स्टॉक 440, क्लोजिंग स्टॉक 440, ठीक है, लिख दिया सबने। आगे बढ़ते हैं,
गोडाउन रेंट आउटस्टैंडिंग मैंने निकाला था, कितना आया था बेटा? 11,000। तो इफेक्ट क्या बोले थे? एड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। तो यहाँ पे गोडाउन रेंट है, एड आउटस्टैंडिंग 11,000, 55 और 11 हो गए 66, 66। दूसरा इफेक्ट देना है बेटा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट कितना रुपया बेटा? 11,000। आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट कितना है? 11,000। बैलेंस शीट बताया तो P&L बताओ। मैं ऐसे कर दूं क्या पूरा? आप देखो सब है, दिख रहा है? कैसे होएगा बेटा? मैं कैसे एडजस्ट करूं बोलो ना? मेरे स्पीड को मैच करो ना, इससे भी स्लो कैसे सिखाऊंगा आप? लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट 11,000, आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट 11,000, आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट 11,000। लिखा क्या? अब आगे की एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट कितना निकाला बेटा अपन ने? 6,000। 6 निकाला ना वर्किंग नोट। इधर लिखो एड आउटस्टैंडिंग, साल भर का 33 आया था ना बेटा। इसका भी दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ऑलरेडी लोन है, उसमें ऐड किया तो भी चलता है, अलग लिखा तो भी चलता है, उसमें ऐड करने से याद रहता है वो। लिखा सबने? अभी इधर आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में ये लोन है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, 3,06,000, 3,06,000। इसको 3,00,000 को भी अलग, 6,000 को भी अलग लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट बोलो बेटा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन एट 5%। ठीक है, तो अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है बेटा, ये डेटा दिख रहा है आपको? लेस प्रोविजन बॅड डेट्स ट्रायल बॅलन्स मध्ये आहे बेटा। ओय, ट्रायल बॅलन्स मध्ये असेल तर मायनस होत नाही, डायरेक्ट P&L ला जातं किंवा अकाउंटला जातं। ऍडजस्टमेंट मध्ये असेल तर पहिले बॅड डेट्स आहे का प्रॉब्लेम मध्ये ऍडजस्टमेंट मध्ये? असं कसं करताय मग? बोला प्रोविजन किती है? अरे बोलो ना कितना टक्का है? 5%। बोलो 5% कितना आएगा? 43। आउटर कॉलम में बोलो कितना आएगा? 8,00,000। 17 क्या बेटा? 8 17 8,17,000। 8,17,000। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद जो है, इसके बाद हमको देखना है ये जो बैड डेट्स है 43,000 हमने लिखा है। हम जनरली नॉर्मल 11 12 के फाइनल अकाउंट में उसको कहां पे लिख देते हैं? P&L डेबिट। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये इस साल की बैड डेट्स है ना, ये बैलेंस कैरिड डाउन है 43, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो इसका बैलेंस आएगा वो P&L में जाएगा। कहां पे जाएगा बेटा? P&L। मैं आपको P&L के हिसाब से भी करके बता दूंगा,
ये 63, 63, 33। 1 मिनट, सब लोग लिखेंगे नहीं बेटा। समझो अगर मैं तुम्हारे 11 12 की मेथड करता, ध्यान दो, तो P&L के डेबिट में पहले 2 बैड डेट्स लिखता कि नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में आए वो कितने है बोलो, 20 है, अरे बोलो ना, हाँ। फिर इसमें न्यू आरडीडी ऐड करता कि नहीं, न्यू प्रोविजन जो अभी की आई कितनी है, 43 है। 20 और 43 कितने हो गए बोलो, 63। उसमें से ओल्ड क्या होती बेटा, माइनस। ओल्ड यानी ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में दी है कितनी है, 30। तो P&L के आउटर में कितना आता, कितना आता, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, P&L डेबिट। पर ये रियल मेथड है, पर आप डायरेक्ट P&L में भी कर सकते हो। एकदा पहिले हे लिहून घ्या ना बेटा, हा अकाउंट कंप्लीट करा, ये अकाउंट कंप्लीट कर लो, फिर बताता हूं। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी इस साल की प्रोविजन डेबिट में आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, समझ में आ गया। और जो बैड डेट्स है वो डेबिट में आता है, तो डेबिट की टोटल हमेशा बड़ी आएगी, क्रेडिट में फर्क आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, P&L। ये नहीं समझा तो 11th की मेथड, 11th में बैड डेट्स कहाँ पे होता है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो P&L। न्यू आरडीडी भी P&L में क्या करते हैं, ऐड, और उसमें से ओल्ड आरडीडी क्या करते हैं, माइनस, जो बचा वो आउटर में, तो वो भी 33 आएगा। हाँ हाँ, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में अगर पहले बैड डेट्स आता तो पहले बैड डेट्स लेता, फिर प्रोविजन लेता, फिर नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, वो कुछ जरूरत नहीं, वो तो आपको समझने के लिए बेटा। लिखने की जरूरत नहीं कि बैड डेट्स नहीं आया, आम्ही याचा निषेध करतो, कुछ भी नहीं करने को, मतलब बैड डेट्स नहीं आया तो कुछ भी नहीं करने का, लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में आया ना बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में नहीं आया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब P&L के डेबिट में आ जाओ। P&L के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना है बेटा, 33। अगर आपको समझना है तो ये 33 ऐसे आया, इस साल बैड डेट्स था 20, प्रोविजन कितनी थी 43, ओल्ड प्रोविजन थी 30, ऐसे, ठीक है। अगर आपने अकाउंट ही नहीं बनाया तो 33। आगे पढ़ो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस की बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस में क्या बोला कि जो बिजनेस का इंश्योरेंस आपने पीएन ट्रायल बैलेंस में देख रहे हो, उसमें गलती से ओनर का इंश्योरेंस आ गया, तो ओनर का इंश्योरेंस बिजनेस का नहीं होता, तो ड्राइंग्स होता है, तो खर्चे में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसमें से क्या करूंगा मैं, माइनस ड्राइंग्स। कितना है बेटा ओनर का, 40 है, राइट। फिर ड्राइंग्स कहां से माइनस होती है बेटा, कैपिटल, तो मैं इधर आऊंगा, कैपिटल में लिखूंगा लेस इंश्योरेंस 40, 40। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का इंश्योरेंस 15,000 ही बचा, वो भी 15 महीने का था, तो 3 महीने का क्या था, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है बोलो, माइनस, यहां से 3,000 और माइनस कर दे तो आउटर में कितना आ गया, 12। वर्किंग नोट भी करके दिए इसके। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट बोलो बेटा, एसेट। इधर आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपए बेटा, 3,000। हो गया। अरे बता, तो अभी जो लिख रहे हो लिखने देना, अभी बीच में बताओ बोलते हो कैसे, 1 2 मिनट लिख ले, सब बताऊंगा, सारे एडजस्टमेंट होते ही पूरा लिख लो। अभी क्या बाकी है बोलो, झालं ना। अब देखो बेटा, सब देखो, ट्रेडिंग में जो बचा है कुछ भी नहीं, जीपी निकालो, सब लोग ट्रेडिंग की तरफ देखते देखते जीपी निकालो।
2 मिनट ट्रेडिंग आपकी आंखों 7,18,000। बाकी लोगों का कुछ ट्रेडिंग का रह गया तो लिख लो बेटा। 7,18,000 जीपी। महायुद्धावर पोहोचले होते आणि ते होतं डायरेक्ट न्यूक्लिअर वॉर. शांत घेतलं जरा. ते असं बस मरता मरता लोक आहेत. युद्ध म्हणजे काय? एकदम आउटराईट नाही का? जो पुढे आहे 1945 मध्ये अलाइड फक्त जिंकले. जपान आणि जर्मनी. प्रत्येक वेळी इटलीच्या मदतीला जायला लागायचं. हिटलर कुठेतरी भांडत तेवढ्याच याच्याकडनं कॉल यायचा की बाबा इथं कोण कारण त्यांच्यामध्ये कोणता अक्षर पण नाही. अक्षर म्हणजे अक्षर उत्तर कॉमन. असं थोडी आहे. मग हे तर मग ह्यांना काय म्हणतात राष्ट्र. ते पण त्या एका पार्टीकडून लढतायत. सोबत लढले ते कारण गरज होती. कारण इकडे काय होतं जर्मनी इकडे अगदी जपानने युएसए वर अटॅक केला होता. युएसए आधी फक्त स्वतः उतरला होता. जपाननी मस्ती केली आणि युएसएला खेचून आणलं युद्धामध्ये. पडलं धिंगाणा झालेला आहे. व त्यांचं पटत तर नाहीये पण हे केलं. उदाहरणार्थ एक कोल्ड वॉरचं कशाबद्दल होता? मूवी आला मोठा ओपन हॅमर ह्याच्याबद्दल नव्हती. युएसएस काय करताय बाकी ज्यांना माहिती होती. जपानवर बॉम्ब फोडण्याचं कारण सुद्धा म्हणजे काहीच कारण नव्हतं. जपानवरती जे बॉम्ब टाकले कोणत्या कोणत्या दोन आणि फॅटमॅन दोन. जपान वॉज रेडी टू सरेंडर त्याच्या आधीच पण तरी सुद्धा युएसने टाकलं का कारण त्याला आमच्याकडे ठीक आहे तो आक्रमण केलं हे केलं तेव्हा जी एनपी बोलिए कितना है?
नेट प्रॉफिट 173 पक्का। जीपी को यहाँ पे लिख दिया आपने 718, एनपी आ गया 173 आ गया। अब एनपी को यहाँ पे ऐड करते हैं ऐसे 173, आउटर में बोलो कैपिटल, अभी ये टैली होना ही चाहिए। 23,80,000 23,80,000 23,80,000 देखो होता है क्या? ट्वेंटी थ्री 80 मजा आया? अच्छा था ना प्रॉब्लम? कल तक पूरे टाइम पास चल रहे थे, अब कुछ तो अच्छा है। लिखा सबने? काय इन्स्टिट्यूटचा हे पॅटर्न 15 मार्काला असतो सहसा, ऍडजस्टमेंट करेक्टला जास्त मार्क, जीपी एनपी टॅली झाला करेक्ट फिगरने मार्क्स, वर्किंग नोटला मार्क्स, प्रेजेंटेशन 15 मार्क। सीए में हो आप। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थ्योरी इंटरेस्टिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 5 मार्क को एग्जाम में आया था अभी के। इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना है सबको, पर पढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी समझ में आने के लिए लॉजिक देता हूं बेटा। प्रोविजन और रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या होता है? प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, and reserve is out of profit you kept something aside, that is called as what? Reserve। ठीक है, बोल दो कंपनी को जो चीजें प्रॉफिट में से आगे फ्यूचर में करनी होती है वो रिजर्व होती है, पर जैसे पैसे डूबने वाले हैं, बैड डेट्स, सो इट्स नॉट रिजर्व, इट्स व्हाट? प्रोविजन। तो ये थ्योरी भी आ सकती है और इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि आपको पहचानना है कि ये प्रोविजन है, रिजर्व है या एक्सपेंसेस है। अभी एक्सपेंसेस यानी क्या? जो कंफर्म हो गया, दैट इज एक्सपेंसेस। जो हो सकता है प्रोविजन, वो जो प्रॉफिट में से बाजू में रखना है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। ठीक है, तो एकदम आराम से पढ़ो एक एक सेंटेंस, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स मेक इट वेरी आईएमपी। एग्जाम के हिसाब से सबसे आईएमपी कर लो, थ्योरी तो भी आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम तो भी पक्के से आएगा इस पे। ठीक है, पहले प्रोविजन के बारे में मैं ही पढ़ लेता हूं, तुम और टाइम पास करोगे। देखो, प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined by substantial accuracy। जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है, कोई भी लाइबिलिटी फ्यूचर में आने वाली है, कोई भी खर्चा फ्यूचर में आने वाला है, पर वो खर्चा एक्यूरेटली नहीं पता कितना आएगा, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविजन। जैसे बेटा मेरे डेटर्स 1 लाख के है, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल 5% लोग डुबाएंगे, तो मैं प्रोविजन 5,000 की करूंगा, बट इज इट नेसेसरी कि 5,000 कंफर्म डुबाएंगे? कम भी डुबा सकते हैं, ज्यादा भी, पर एक प्रोविजन बोलते हैं नॉट एक्यूरेसी बट नियर बाय एक्यूरेसी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो रुपया हम बाजू में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। उसके बाद a provision is a liability which can be measured only by using substantial degree of estimation। बोलते जहां पे एस्टिमेट करना बहुत ज्यादा लेवल पे पॉसिबल है, एक्यूरिटी मींस एक्यूरेसी पॉसिबल है,
तो देन ओनली यू कैन डू द प्रोविजन। जहां पे एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोविजन आप नहीं कर सकते हो। देन सब्सटेंशियल वर्ड यूज किया है। Thus, a provision may be either a respect of loss in the value of asset provided or written off on the basis of estimate or on the respect of liability for expenses incurred in respect of the claim which is disputed. That is when it is contingent. देखो बेटा contingent liability भी जो है, contingent liability का मीनिंग बताया था। समझो एक कंपनी है, उसके अगेंस्ट किसी ने केस किया है नुकसान भरपाई का, केस कोर्ट में चल रहा है, अभी तक कोर्ट में पहली हियरिंग भी नहीं हुई, तो आप उस लाइबिलिटी की एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे लग रहा है कि 2-4 हियरिंग हो गई, अब कभी भी डिसीजन आके अपने को लॉस देना पड़ेगा, तो देन यू कैन मेक अ प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज अनसर्टेन on the occurrence of diminution of asset values due to some of them having become irrecoverable or inventory items are lost as a result of some natural calamity, amount contributed or transferred from P&L to make good the diminution also are described as provision। तो प्रोविजन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। बैड डेट्स इज अ प्रोविजन, आपके गुड्स लॉस हो गए, वो मिलने के चांस कम है, वो भी प्रोविजन है। आपके एसेट की वैल्यू पक्के से कम होने वाली है, तो वो भी प्रोविजन है, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट। आपके स्टॉक है आपके बिजनेस में और अचानक मार्केट गिर चुका है, उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो वो भी प्रोविजन है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नियर बाय लग रही कि भुगतान देना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट प्रोविजन। समझ में आ गया आपको? अब आगे जाते हैं बेटा। The following are instances of amount retained in the business out of the earning for different purpose that described as provision। अभी देखो इन्होंने क्या क्या बोला है, ये पढ़ो। Amount provided for meeting claim which are admissible in principle but the amount whereas the not been ascertained। बोल दो आप किसी को नुकसान भरपाई देने वाले हो, आपने कबूल कर लिया है, लेकिन अभी सिर्फ अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी। देन एंड अप्रोप्रिएशन मेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्टिल टू बी असेस्ड। अब बेटा इनकम टैक्स जो है वो साल खत्म होने के 3 महीने बाद भरना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन इनकम तो हो गई, तो आपको टैक्स की क्या करनी पड़ेगी? प्रोविजन, कि भैया कुछ भी हो जाए इतना टैक्स अपने को लग सकता है। उसके बाद एंड अप्रोप्रिएट एन अमाउंट सेट असाइड फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स पेमेंट डिस्काउंट, जो मैंने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये सब अपने एक्सपेक्टेड खर्चे है ही बिजनेस में, तो इसकी आप लोग क्या करते हो? प्रोविजन। अब आगे का इंपॉर्टेंट है, अब रिजर्व के बारे में शुरुआत हो रहा है। देखिए, द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स, रिसीट और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। जैसे बेटा रेवेन्यू रिसीट यानी नेट प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट जैसे शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम क्या है? कैपिटल रिसीट है। तो रेवेन्यू और कैपिटल, या फिर एसेट बेच के फायदा हुआ तो वो कैपिटल रिसीट है, गुड्स बेच के फायदा हुआ तो रेवेन्यू रिसीट है। द पोर्शन appropriate by management for a general or specific purpose other than provision for depreciation or diminution of the value of asset for known liability is known as reserve। The reserves are primarily of two type, capital reserve और revenue reserve। जो रिजर्व आप लॉन्ग टर्म के लिए बाजू में रखते हो उसको कैपिटल बोलते हैं, जो इमीडिएट यूज हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। या फिर जो कैपिटल प्रॉफिट में से बाजू में रखते हैं वो कैपिटल रिजर्व, जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से बाजू में रखते हैं उसको रेवेन्यू रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो कंपनीज में होता है वो P&L में से होता है, और वही अगर CRR वगैरह हम लोग देखते थे तो वो प्रीमियम आपका जो है शेयर प्रीमियम में से वगैरह होता था, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। लायबिलिटी, द रिजर्व्स आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। आल्सो प्रोविजन इन एक्सेस ऑफ the amount considered necessary for the purpose these were originally made are to be considered as reserve। आपने कोई प्रोविजन हद से ज्यादा कर दी, जरूरत नहीं थी, वो लॉस इतना होने वाला है उससे ज्यादा कर दी, तो वो भी आपका क्या बन जाता है? रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। It is thus evident that provisions are charged against profit while reserve is an appropriation of profit। 2 मार्क का प्रश्न आएगा ट्रू एंड फॉल्स में, वो घुमा के देंगे, ऐसा पूछेंगे प्रोविजन इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये गलत है। प्रोविजन इज व्हाट बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोल दो खर्चा है प्रॉफिट के अगेंस्ट होने वाला, और रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का ही पार्ट बाजू में रख दिया, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। आगे, also provision that ultimately proved to be the excess of amount required or have been made to liberally are reserved। Such a distinction is essentially
for disclosing truly in the balance sheet the amount by which equity shareholder has increased with the accumulation of undistributed profit. अगर आपने प्रोविजन और रिजर्व ठीक से नहीं किया तो उस केस में शेयर होल्डर को मिलने वाले प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आगे पढ़ो। रिजर्व फंड क्या होता है? इट सिग्निफाइज द अमाउंट, जितने भी रिजर्व सब जमा करता है बिजनेस, उसकी टोटल यानी क्या बेटा? रिजर्व फंड। तो it signifies amount standing to the credit of reserve that is invested outside the business in securities which are readily realizable. Example, जैसे मैंने आपको याद होगा डिबेंचर टॉपिक सिखाते हुए बोला था, आपको वो गणपति मंडल का भी एग्जाम्पल दिया था। तो आपको जो भी रिजर्व के अगेंस्ट पैसा बाजू में रखना है, कंपनी वो रुपया खुद के पास नहीं रखती है, उसकी क्या कर देती है? इन्वेस्टमेंट। जैसे बेटा आपके पापा को ऐसे लगता है कि मेरे बिटिया की शादी करने के लिए 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो पापा ने क्या किया? हर साल 20 लाख रुपए रिजर्व कर दिए, पर वो 20 लाख बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है, पर उतने रुपए की वो क्या करते जाएंगे? इन्वेस्टमेंट। क्या करते जाएंगे? इन्वेस्टमेंट, सो दैट आफ्टर 5 years 10 years वॉट एवर ही वॉन्ट ही कैन जनरेट आउट ऑफ इट। तो जनरली बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं बेटा? मैंने आपको डेप्रिसिएशन के टॉपिक में बताया था कि डेप्रिसिएशन फंड जो होता है वो फंड मेथड इसलिए यूज करती है कंपनी कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन पेमेंट एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो उसका कंपनी किसी को खर्चा तो देना है नहीं, पर बड़े बड़े कंपनीज क्या करती है? जितना डेप्रिसिएशन फंड होता है उसको इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो कल को जब 5 साल बाद एसेट वापस लेना है तो किसको भीख मांगने की जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट बेचकर वो ले सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये शॉर्ट नोट भी आई थी। अभी ये एग्जाम हमको, क्वेश्चन पढ़ो बेटा सब लोग, क्या दिया है? Cripson Company Limited profit and loss account for the year includes the following: depreciation है, bad debts है, increase in the provision for doubtful debts है, proposed dividend है, retained profit for the year है, liability for tax है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? You are required to state one of the items 1 to 6 are transfer to provision, transfer to reserve, neither related to provision nor related to reserve। तो आपको डिसाइड करना है बेटा इसमें का प्रोविजन कौन सा है, रिजर्व कौन सा है और क्या की है। आप मुझे बताओ इसमें का प्रोविजन कौन सा है? बोलो बेटा, प्रोविजन कौन कौन से है, किस चीज की हम लोग प्रोविजन करते हैं? बोलो। और क्या रिजर्व को भेजते हैं और क्या कुछ भी नहीं है। चलो आपको इजी करता हूं मैं, थोड़ा इजी। कौन बनेगा करोड़पति से भी इजी करता हूं। हाँ, इसमें का जो बैड डेट्स है वो खर्चा है, बोलते इट्स नाइदर रिजर्व नॉर प्रोविजन। तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके सामने लिख दो नाइदर रिजर्व, बोलते उसके सामने क्या लिख दोगे? सी। सी। अब बचे हुए में बताओ मुझे ए एंड बी कौन सा है? डेप्रिसिएशन इज प्रोविजन, वेरी गुड, ए लिख दो। उसके बाद का तो एकदम चिल्लर है, 3 नंबर का, बोलो। नाम में ही आंसर है गधे लोग, प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद बोलो नेक्स्ट। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से देते हैं बेटा, तो वो क्या है? रिजर्व। हाँ, रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट बच गया है वो वापस प्रोविजन के लिए यूज होता है। जो प्रॉफिट बच गया है कितना है बेटा? प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट दिख रहा है क्या? 5 नंबर, तो उसको आप प्रोविजन में लिख दो। और टैक्स की लायबिलिटी भी पेड करनी होती है, बोलो। बोलो रेडी, प्रोविजन। हाँ, डन। तो कैसे लगा बताओ ये सब कुछ? ये जरा एक बार थ्योरी पढ़ लेना, आईएमपी कर दो, सेम क्वेश्चन 5 मार्क पे आया हुआ है। अगर फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं आया तो अभी भी इंस्टीट्यूट ये 5 मार्क को पूछता है हर साल। ठीक है, जो कंफर्म खर्चा हो गया, बैड डेट्स, दैट इज एक्सपेंसेस। जो हो सकता है दैट इज व्हाट बेटा? प्रोविजन। और जिसको हमको बांटना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजर्व। ठीक है, चलो अब ये एडजस्टमेंट सारी लिख के दी है, मालूम है क्या? बहुत साल हो गए अपने। हाँ? लिख के दी थी, याद है कि नहीं? अरे सारी की सारी लिख के दी है बेटा। अब हमको
एक जस्ट थेरी का पार्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन क्या है, 2-2 मिनट में बता दूंगा। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट कॉस्ट से बनता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग मैंने 10 साल पहले 50 लाख में ली होगी तो मेरे बैलेंस शीट में आज भी 50 लाख दिखेगी, भले इसकी कीमत 10 करोड़ है। तो इससे हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है देखो, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे बिजनेस में बहुत सी सारी चीजें, जैसे ओनर की स्किल है, आपके एम्प्लॉय है, उनकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में आ सकती है क्या? नहीं। तो इंटेंजिबल अकाउंटिंग, हम इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग जो होती है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन पे बिजनेस चल रहा है, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आते क्या? स्टाफ के 10 करोड़ पकड़ लो, नहीं आता है। देन परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट। देखो बेटा, परपेचुअल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डिनरी ड्रॉन अप टू द ईयर टू ईयर, बराबर है। हमारा पीरियोडिकल अकाउंटिंग होता है, बराबर है। और अजम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न, कि कल भी बिजनेस चलेगा। इसीलिए तो हम प्रोविजन भी करते हैं, डेटर्स भी लिखते हैं, क्रेडिटर्स भी लिखते हैं, लोन भी लिखते हैं। तो उसके कारण आपकी भले ही आज की जो पोजीशन दिख रही है फाइनेंशियल, वो रहेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? कल को डेटर ने हाथ ऊपर कर दिए, डूब सकते हो, बराबर है कि नहीं? तो दैट इज द मीनिंग। लास्ट है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे मैंने बताया कि आपके पास क्या कि अलग अलग एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हर बिजनेस अपने को जो सूट होता है वैसी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है। तो एक एग्जांपल दिया है देखो, कंपनी में डिसाइड टू प्रोवाइड एनुअली फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन एंड। अभी देखो, पेंशन एंड ग्रेचुइटी जो होती है वो वन टाइम देती है कंपनी, पर कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, हर साल उसका कुछ अमाउंट राइट ऑफ करती है। और कुछ कंपनी क्या करती है, एक साथ ही करती है। तो दोनों कंपनी को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। ओके। मैनेजमेंट पॉलिसीज भी इम्पैक्ट देता है अकाउंटिंग पे, ये लिमिटेशन है। अभी यहाँ से फिर से हमारे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे अलग अलग टाइप के, जो हम कल करेंगे। ठीक है, डन। अब कल कब करेंगे वो भी सुन लो, है कि नहीं? कल कब करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं बेटा? बोलो, 9 बजे रखूं कि 8 बजे? 9 बजे, 9 से 12। डन? डन क्या? पक्का? इच्छा वाटली और टॉपिक खत्म हो जाएगा। कितने प्रॉब्लम लेने लायक? 7-8 रहेंगे। छोटे छोटे ज्यादा है। 9 प्रॉब्लम है। चलो कोशिश करते हैं मैक्सिमम कल लेने की, फिर होमवर्क वाले तो छोड़ दो, मैक्सिमम लेता हूँ कल। चलो बाय।